तो पहला इसमें आता है नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन किसने डिस्कवर किया था, पहली चीज है। तो नाइट्रोजन इज डिस्कवर्ड बाय डेनियल रदरफोर्ड इन 1772। तो जो साइंटिस्ट का नाम है वो है डेनियल रदरफोर्ड इन 1772। तो जो नाइट्रोजन है ये हर हमेशा डाई एटॉमिक गैस के फॉर्म में रहेगी, इसीलिए इसको देखो नाइट्रोजन को हम डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं। डाई नाइट्रोजन, डाई का मतलब दो, यानी नाइट्रोजन हर हमेशा अगर हम लिखेंगे तो हम लिखते हैं एन2, एन कभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लिखेंगे, किसी को पता है? एन इज नॉट पॉसिबल या अनस्टेबल होता है। हाँ बताओ। ये मोलिकुलर फॉर्म में होता है इसलिए। हाँ लेकिन एटॉमिक फॉर्म में क्यों नहीं हो सकता? बस ये एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है सर। हाँ हाँ, ये स्टेबल नहीं होता, मतलब कि जो नाइट्रोजन होता है इसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए एन के फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, जब आप इसको एन के फॉर्म में एग्जिस्ट कराओगे तो आपको क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए ये नाइट्रोजन यानी एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, और ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना के दूसरे नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड होके N2 बनाता है। तो इसीलिए जो भी गैस होगी वो डाई एटॉमिक फॉर्म में होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन, तो आप H2 करोगे, ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन F2, ठीक है, नाइट्रोजन N2। तो जितने भी गैसेस होंगी वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो इसको नाइट्रोजन भी कहते हैं और डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं, ध्यान रखना, नाइट्रोजन एंड डाई नाइट्रोजन दोनों चीज इसमें होती है। ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन कुछ अलग नहीं होता है, डाई एटॉमिक गैस ये नाइट्रोजन ही है, लेकिन ये बताता है कि ये डाई एटॉमिक के फॉर्म में है। ठीक है, और जनरली हम नाइट्रोजन वर्ड ही यूज करते हैं, लेकिन स्पेसिफाई अगर हम इसे करेंगे तो हम इसे कहते हैं डाई नाइट्रोजन। तो समझ में आ गया आपको? अब कोई भी गैस यस सर। सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है या उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब देखो यस सर। प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। प्रिपरेशन मतलब कैसे बनता है, तो इसके दो मेथड होते हैं। देखो, एक होता है लैब मेथड और एक होता है कॉमर्शियल मेथड। इन दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? लैब मेथड में और कॉमर्शियल मेथड में डिफरेंस क्या होगा? जैसे मैंने सर नाइट्रोजन को लैब बनाया, वाले में लैब में इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल में डेली लाइफ में। हाँ कॉमर्शियल में डेली लाइफ में। ओके, और इसके अलावा कोई आंसर? नो आंसर। देखो, हाँ बताओ अंकित। सर बताइए आप ही। अच्छा श्वेता, आपको क्या लग रहा है? चलो मैं बता देता हूँ आंसर। ठीक है, तो लैब में क्या होता है, जब आप स्मॉल अमाउंट में बनाते हो, आप चाहते हो कि थोड़ा सा देखने के लिए, तो वो लैब में बनता है। कॉमर्शियल का मतलब होता है जब आप बेचने के लिए बनाते हो, यानी लार्ज अमाउंट पे बनाते हैं। अगर हम उसे लार्ज अमाउंट पे बनाएंगे तो उसे कहते हैं कॉमर्शियल मेथड या मैन्युफैक्चर करना। जैसे हम कहते हैं इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर मतलब जब लार्ज अमाउंट पे बनाते हैं और कॉमर्शियली यूज करते हैं, यानी बेचने के लिए हम यूज कर रहे हैं। लेकिन लैब में क्या होता है, हम केवल एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करते हैं बस। एक्सपेरिमेंट करने के लिए ओके। थोड़ी सी अमाउंट की जरूरत होती है, जबकि कॉमर्शियल में लार्ज अमाउंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, जिसमें हमें बेनिफिट होगा उसी को हम यूज करेंगे। और लैब में तो थोड़ा सा बनाना है, तो उसमें कोई भी केमिकल को हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखो, पहला है कॉमर्शियल मेथड।
कॉमर्शियल मेथड होता है एयर से। अब आपको पता है कि एयर में सबसे ज्यादा क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, लगभग 79% के आसपास होती है। ऑक्सीजन होती है 20 के आसपास, बाकी और गैसेस होते हैं। तो यहाँ 20 से एयर को क्या करते हैं, देखो ये एयर था आपके पास, आपने से कंडेंस कर दिया। कंडेंस करके क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, होगा, तो लिक्विड यस सर। एयर बन गई। अब लिक्विड एयर के बाद अगर आपको पता है इसके बारे में, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 11th में पढ़ा होगा अगर आपने तो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा है ये। नो सर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि जैसे एक वेसल लिया आपने, इसमें आपने लिक्विड एयर को रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे हीटिंग स्टार्ट कर दी। अब देखो एयर में मेन कौन होंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 77.2 केल्विन और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 90 केल्विन। तो इन दोनों में से हीटिंग करेंगे तो पहले कौन निकलेगा बाहर, बताओ, लिक्विड एयर है, इसमें दोनों है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आपने हीटिंग करी तो इन दोनों में से पहले नाइट्रोजन। इस किसके वेपर्स बाहर हो जाएंगे, पहले नाइट्रोजन का। दीदी? हाँ, नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, बिल्कुल सही कहा आपने। तो पहले कौन निकलेगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन को यहाँ से निकालते हैं हम लोग और फिर ये वेपर्स फॉर्म में जाता है, यहाँ से हम इसे कंडेंस कर देते हैं तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। देखो यहाँ पे लगा होता है कंडेंसर। कंडेंसर के लिए आप आइस रख सकते हो ठंडा करने के लिए, या ठंडा पानी होता है कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर कंटिन्यू पास करते जाओ या आइस रख दो। तो कंडेंस करते हैं हम, तो जो वेपर्स यहाँ से निकली थी कंडेंस किया, यहाँ नीचे एक वैसा लगा देते हैं तो आपको ये गैस मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यस तो सर। नाइट्रोजन आपको इस मेथड से मिलती है, इसे कहते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 25 से कम है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन लगा देते हैं। देखो फ्रैक्शन का मतलब इस तरीके से लगा देते हैं, ये एक ऊपर से ऐसा, जैसे आप हीटिंग करोगे यहाँ से वेपर्स निकलेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम टाइप का लगा देते हैं। इसका काम क्या होता है, स्पीड को कम कर देना, बस इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शनल। बाकी सर कोई यहाँ से से, भी गैसेस में हो सकता है हाँ 25 का डिफरेंस। 25 का अगर डिफरेंस होगा तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, और अगर 25 से ज्यादा का डिफरेंस होता है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। तो जो मैंने सर अभी कम का आपको होगा तो? है, क्या कहा निधि आपने? सर 25 से कम का होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, हाँ, और 25 और से ज्यादा ज्यादा होगा तो होगा सिंपल तो डिस्टिलेशन। सिंपल का, हाँ। तो उसमें ये कॉलम नहीं लगता है, उसमें जो सिंपल है उसमें ये वाला कॉलम यूज नहीं होगा। और फ्रैक्शन में होगा। फ्रैक्शन में कैसे होगा, जैसे ये रखा आपने, इसके बाद फिर यहाँ पे आप कॉलम लगा दोगे ये वाला। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि डिफरेंस तो कम है ना, तो यहाँ पे ये स्पीड को रोक देता है, तो जो दूसरे वाले को जाने नहीं देगा, जल्दी से रोक देगा। तो इसीलिए पहला वाला क्या होगा, निकलता जाएगा। तो इसीलिए इसमें फ्रैक्शनल का या कॉलम का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन आपको लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगी, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कॉमर्शियल प्रिपरेशन। समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। ओके, और अंकित? यस सर। ओके, तो ये आपका हो गया कॉमर्शियल मेथड। अब लैब मेथड है। लैब मेथड में पहला देखो ये है, पहले आपने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड लिया और इसमें NaNO2 मिक्स कर दिया, तो इसमें होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का। तो आपको पता है प्लस माइनस वाले के साथ माइनस प्लस वाले के साथ, तो ये बनेगा NH4NO2 प्लस NaCl, ठीक है। अब ये बन गया अमोनियम नाइट्रेट। अब अमोनियम नाइट्राइट को
आपने क्या करना है, हीटिंग करनी है एक्वस। तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। तो यहां से आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगी लैब में। अगर आप लैब में बनाना चाहते हो तो आप इस मेथड से बना सकते हो। आप अमोनियम नाइट्राइट को हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे, क्योंकि अनस्टेबल होता है तो जल्दी से ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद नाइट्रोजन गैस फॉर्म कर देगा। ठीक है। कमर्शियल के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। हाँ, कॉमर्शियल के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। तो जो एयर है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना। और लैब के लिए हम क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्राइट का हीटिंग करेंगे। ठीक है। तो अमोनियम नाइट्राइट को हीट करके नाइट्रोजन बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। अब इसमें रिएक्शन ही रिएक्शन है बस। दूसरा है अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट से क्या होगा, देखो अमोनियम डाइक्रोमेट का मतलब हो गया NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा, और Cr2O3। इसका लगभग ग्रीनिश कलर होता है। तो आपको अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने से क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस मिलती है। इसको अमोनियम डाइक्रोमेट, सेकंड स्टेप है अमोनियम डाइक्रोमेट, याद रखना है इसको। इसको अमोनियम NH4 हो गया अमोनियम, फिर आगे डाइक्रोमेट, ये है Cr2O7 डाइक्रोमेट। आपने से हीटिंग करोगे तो ये बनेगा नाइट्रोजन H2O और Cr2O3। ठीक है। क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड। अब ये तो रिएक्शन है तो याद करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसका और कोई मेथड नहीं है। ठीक है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीटिंग करेंगे तो नाइट्रोजन, वाटर और क्रोमिक ऑक्साइड बनेगा। क्लियर? यस सर। अब देखो इसमें एक वर्ड आता है इन सीटू। इन सीटू का मतलब क्या होता है? इन सीटू का मतलब क्या होता है कि ये आपको अलग से नहीं मिलेगा, इसको आपको अलग से पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है। ये अनस्टेबल होता है तो आप इसको अलग से, जैसे आप मार्केट में लेने जाओगे तो अमोनियम डाइक्रोमेट आपको अलग से नहीं मिलेगा, क्योंकि अनस्टेबल होता है। ठीक है। तो उसकी जगह पे क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम डाइक्रोमेट और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। इसमें भी क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। देखो K2Cr2O7 और NH4Cl है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये है प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। अब इसमें भी क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है अगर जहां पे प्लस और माइनस हो जाए दोनों साइड में। ठीक है। अब देखो इसमें वैलेंसी का ख्याल रखना है आपने। जैसे NH4 है, इसकी वैलेंसी होती है +1, और Cr2O7 है, इसकी वैलेंसी है -2 है। तो ये कंपाउंड क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। ठीक है। तो आपने पहले इन दोनों को मिक्स करना है, फिर ये बनेगा, फिर इसको हीट करना है, तब जाके नाइट्रोजन बनेगा। तो ये इसका सेकंड मेथड है। ठीक। यस सर। अब देखो थर्ड पोर्शन। अगर आपको चाहिए कि सबसे प्योर नाइट्रोजन मिले, प्योर नाइट्रोजन, उसके लिए क्वेश्चन आता है ये वाला कि प्योर नाइट्रोजन किसके बेस पे मिलेगी हमें। तो प्योर नाइट्रोजन मिलती है हमें जब हम क्या करते हैं, एजाइड। ध्यान रखना, अगर N3 लिखा होगा तो इसे कहते हैं एजाइड।
N3 के लिए कहते हैं एजाइड। जैसे मैंने कहा सोडियम N3 यानी सोडियम एजाइड। कोई भी चीज के पीछे आप क्या करो, N3 लगा दो तो उसे हम कहते हैं एजाइड, इसका नाम हो जाता है एजाइड। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जब भी आप इसे एजाइड को लोगे, एजाइड बनता कैसे देखो, एजाइड की वैलेंसी होती है -1। ठीक है, एजाइड क्या हो जाता है -1, तो ये है Na+1 और NO3 होता है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा NaN3। अब आप क्या करोगे, जो भी मेटल एजाइड को हीटिंग कर दो तो क्या होगा, ये मेटल अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर सकते हो आप। तो ये जो नाइट्रोजन मिलेगा ये आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा। क्यों मिलेगा प्योर में, क्योंकि ये तो मेटल है, मेटल तो उड़ेगा नहीं, उड़ेगा कौन, केवल नाइट्रोजन। तो जो भी उड़ेगा वो नाइट्रोजन होगा, यानी ये आपको प्योर मिलेगा और मेटल वहीं रह जाएगी सॉलिड फॉर्म में। दूसरा कोई एग्जांपल जैसे बेरिलियम का ले लो, Ba की वैलेंसी होती है +2 और N3 की वैलेंसी होती है -1। अब इसे क्रॉस मल्टीपल कर दो तो बनेगा BaN3 का होल ट्वाइस। अब इससे फिर हीटिंग कर दो, देखो ये बनाया हमने BaN3 का होल ट्वाइस। अब ये दोनों अलग अलग कर दो, Ba अलग कर दो, नाइट्रोजन को अलग कर दो। ठीक है, बैलेंस कर सकते हो, 3 2 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस। अब ये क्या है, मेटल है, मेटल तो अपनी जगह पे रहेगा और गैस बाहर हो जाएगी, तो गैस को कलेक्ट कर लो आप। तो जो गैस मिलेगी ये वो क्या होगी, प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगी आपको। ठीक सर है, रिपीट कर दो वाला। गैस जो भी अगर आप क्या करते हो मेटल एजाइड को करते हो तो यहां से आपको जो भी गैस मिलेगी नाइट्रोजन की वो आपको प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगी। जैसे आपने बेरिलियम को लिया, बेरियम और एजाइड ये हो गया, तो इसकी वैलेंसी होती है +2, इसकी होती है -1। क्रॉस मल्टीपल किया आपने तो ये बनेगा BaN3 का होल ट्वाइस। अब आप इसे हीट करोगे तो क्या होगा, मेटल अलग हो जाएगा और इसका क्या बनेगा, एजाइड का नाइट्रोजन बन जाएगा। तो ये 3 नाइट्रोजन से गैस। मल्टीप्लाई करके से बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगी वो कैसे मिलती है, प्योरेस्ट फॉर्म में प्योर। मिलती है। हाँ, तो सबसे प्योर फॉर्म में मेटल के साथ मिलेगी, क्योंकि जो गैस होगी आप उसे कलेक्ट कर लोगे तो प्योर गैस मिलेगी। और दूसरा इसमें क्या है, मेटल है, मेटल नीचे रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या मिलता है, प्योर नाइट्रोजन फॉर्म्ड होता है। क्लियर हुआ 3 स्टेप इसके, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना। नो सर। नो सर। ओके ओके, अब देखो नेक्स्ट वन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जैसे पहला कि डाई नाइट्रोजन कलरलेस होता है, कलरलेस हो गया, टेस्टलेस हो गया, नॉन टॉक्सिक गैस है, यानी कि विषैली नहीं है बिल्कुल, टेस्टलेस है, कलरलेस है। ठीक है, और अगर आप इसे ज्यादा लोगे तो इससे क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। जैसे वाटर में, अगर वाटर में ऑक्सीजन कम हो गया या नाइट्रोजन ज्यादा हो गया तो जो एनिमल है वो डाई हो सकता है। इसके 2 आइसोटॉप्स होते हैं नाइट्रोजन के, एक होता है 14, एक होता है 15, और ये स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर में। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 63.2 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज 77.2 केल्विन। ठीक है, और एडजॉर्ब बाय एक्टिवेटेड चारकोल, एक कंपाउंड होता है ये चारकोल, इस फॉर्म में पाउडर फॉर्म में होता है। अगर आपको नाइट्रोजन गैस को या कोई भी गैस को हटाना है तो आप इस चारकोल को डाल दो यहाँ पे। ये चारकोल क्या करता है, सारी गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप एक रूम में चले जाओ और आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई भी हवा ना रहे, बंद कर दिया आपने चारों तरफ से, ठीक है, तो आप क्या करो, उसमें क्या डाल दोगे, एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल। हाँ, अब एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, उस गैस को ले लेगा अपने अंदर। हाँ, ये गैस जितनी भी रूम के अंदर है सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर क्या होगा,
सर उसमें से हम निकाल लेंगे फिर। कैसे निकालोगे? सब मेथड यूज करके। बहुत बढ़िया। तो आप मेथड यूज करके इसे निकाल दोगे, चलो अच्छी बात है। तो ये समझ में आया आपको? ये कब होता है? सर कैसे जब निकालेंगे फिर? वैक्यूम स्टेब्लिश करता है ये। ठीक है, ये कैसे करता है? वैक्यूम। अगर आपने कोई बॉक्स है, जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, तो हम कहते नहीं कि वैक्यूम में कर रहे हैं। और वैक्यूम कैसे होगा? आपने बॉक्स लिया तो इसमें तो एयर होगी होगी, है ना? तो हम क्या करते हैं कि पहले इसमें चारकोल डाल देते हैं, ठीक है, और फिर बॉक्स को पूरा बंद कर देते हैं। बंद कर दिया तो क्या होगा, जितनी भी इसके अंदर एयर होती है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब तो एयर खत्म हो गई, अब आप एक्सपेरिमेंट करते जाओ इसके अंदर। आया समझ में? सर जितनी भी रूम में अगर कोई सी भी मतलब मिक्स होगी गैसेस, तो ये सबको ले लेगा? हाँ, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा ये। सर फिर इसमें से निकालेंगे कैसे नाइट्रोजन को? इसको नहीं इससे निकालते नहीं है। अब कैसे तो निकाल सकते हैं? वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है बस। तो सर इसका फायदा क्या हुआ फिर? वैक्यूम स्टेब्लिश कर रहा है ना वो। अगर कई एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में होते हैं, अब वैक्यूम कैसे करोगे आप? एयर तो घुस ही जाएगी कैसे भी करके। कई ऐसे रिएक्शन है जो किस में होते हैं? वैक्यूम में होते हैं ना। वैक्यूम मतलब नो एयर। अब नो एयर करना चाहोगे तो हम क्या करेंगे? उसमें एक्टिविटी चार को डाल दो, जितनी भी एयर है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा वो, और उसे चारों तरफ से बंद कर देना। ठीक है। यस सर। हाँ, उसको गैस को नहीं निकाल सकते हम उससे फिर, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे मास्क है, अब ये जो आप मास्क पहनते हो, अब ये क्या करता है, जो बाहर की चीजें होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये नहीं है कि आप उससे सारी चीजें निकाल लो, है ना? बताओ। यस सर। तो ये ऐसे ही है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इनर्ट होती है। कैसे होती है? इनर्ट मींस अनरिएक्टिव। ठीक है। और फिर भी हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करते हैं। नाइट्रोजन इनर्ट होती है एट रूम टेम्परेचर में। नाइट्रोजन इनर्ट होती है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। तो फिर भी हम कहते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन होती है। क्यों? पहले क्वेश्चन ये आएगा कि नाइट्रोजन इनर्ट क्यों होता है? रीजन क्या है कि नाइट्रोजन इज इनर्ट? व्हाई? एट रूम टेम्परेचर व्हाई? बताओ, इसका आंसर क्या हो सकता है? नाइट्रोजन इनर्ट है, अनरिएक्टिव है, क्यों? सो मीडियम फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिकॉज फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सर इसे बताओ। रिएक्ट करने के लिए शायद हाई एनर्जी चाहिए होती है। हाई एनर्जी चाहिए होती है, ओके। और इसके अलावा कोई आंसर? सर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ओके। इसके अलावा और कोई आंसर? अंकित। सर स्मॉल इन साइज। कुछ ना कुछ तो हो गया है ना। तो देखो, सर यस इसमें सर। हाई बॉन्ड इंथैल्पी होती है। हाँ, हाई डिसोसिएशन एंथैल्पी। हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है। स्मॉल साइज सही आंसर है, लेकिन सबसे ज्यादा सही आंसर है कि जो बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी होती है वो इसमें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन छोटा साइज होता है, तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड हो जाता है कि इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए क्या है, ये अनरिएक्टिव होता है या इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर में। अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे तो टूट जाएगा ये तो। आया समझ में? यस सर। ठीक। यस सर। अंकित,
यस सर। आ गया? सर आपकी तो आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। सर नेटवर्क इश्यू है हाँ उसका शायद। हाँ, उसका नेटवर्क चल रहा है अभी। पहले निधि का नेटवर्क चलता था सही, अब श्वेता का चलने लग गया है। दोनों ने वो तो नहीं कर लिया पार्टिसिपेट, अनार वाला और दूसरा कौन सा वाला है इसका? गड़ी कैंट। अच्छा, गड़ी कैंट। अच्छा, तो ये समझ में आया आपको? यस सर। नाइट्रोजन इज इनर्ट, व्हाई? तो क्या कहोगे आप? बिकॉज ऑफ हाई, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब इसको तोड़ने के लिए, टू ब्रेक डाउन द नाइट्रोजन, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाई इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। तब ये मेंशन कर रहा है रूम टेम्परेचर पे। अगर रूम टेम्परेचर को हटा दोगे तो क्या होगा? रूम टेम्परेचर को अगर हम हटाते हैं तो क्या होगा? रिएक्शन कट जाएगा। ठीक है, तो यस अब सर। हम जितनी भी रिएक्शन करेंगे वो किस में करेंगे? हाई टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर में तो कर ही नहीं सकता ये। समझ में आया आपको? अब इसकी रिएक्शन यस देख सर। लो। पहली रिएक्शन है कि ये न्यूट्रल होता है, नाइट्रोजन न्यूट्रल होता है। पता कैसे चलेगा हमें? लिटमस से। जो लिटमस पेपर है, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा 10th में, कि अगर आपने रेड लिटमस रखा तो ब्लू में चेंज हो जाएगा, ब्लू है वो रेड यस में सर। चेंज हो जाता है ना? लेकिन जो न्यूट्रल होते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो रेड होगा तो रेड ही रहेगा, ब्लू डालोगे तो ब्लू ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यस उसे सर। कहते हैं न्यूट्रल। तो नाइट्रोजन कैसा होता है? न्यूट्रल। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड है इसमें एक्टिव मेटल के साथ। अब मेटल में भी आपको वैलेंसी याद करनी है। वैलेंसी याद करोगे तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी। जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन प्लस लिथियम। अब आपको पता है कि लिथियम की, नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे -3 होगी, ध्यान रखना। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? -3। और लिथियम की वैलेंसी होती है +1। बताओ इसका कंपाउंड क्या बनेगा? तो कैसे बनाना है देखो, लिथियम +1, नाइट्रोजन -3, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा Li3n। ये समझ में आया? कोई भी मेटल होगा तो कंबाइंड हो जाएगा आपस में। ठीक है, यस सर। जैसे दूसरा कोई मेटल बताओ, जैसे Mg है, Mg प्लस N2। अब मुझे पता है कि Mg की वैलेंसी होती है +2, नाइट्रोजन की होती है -3, तो कंपाउंड क्या बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे तो बन जाएगा Mg3n2। ठीक है, यस सर। यस सर। ऐसे कोई भी और दूसरा मेटल ले सकते हो आप। जैसे एल्युमिनियम ले लिया आपने, एल्युमिनियम प्लस N2, एल्युमिनियम की वैलेंसी +3, इसकी वैलेंसी -3, कंपाउंड क्या बनेगा? AlN2। Al N2। N2। N की होती है N की 3 होती है, N की -3, Al की +3, तो क्या बनेगा? AlN। हाँ, Aln, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंपल लेते हैं हम लोग तो होगा Aln। ठीक है, यस सर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसका, मेटल के साथ ये रिएक्शन होगी। इसको दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको कि मेटल में कौन कौन से मेटल दिए, लेकिन सबके साथ वही कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर हमने लिया लिथियम के साथ तो लिथियम की वैलेंसी 1 और नाइट्रोजन की 3, तो ये कंबाइंड हो जाएगा, ये बनेगा Li3n। देखो मैग्नीशियम के साथ अभी हमने कर लिया, कैल्शियम के साथ भी ऐसे होगा, कैल्शियम का +2, नाइट्रोजन का -3, कंबाइन करोगे तो क्या होगा? Ca3n2। CA3N2। हाँ, और Al का भी हमने कर लिया था, देखो ध्यान रखना अपने। और जब नाइट्रोजन लास्ट में होता है तो उसे कहते हैं नाइट्राइड। एक नाइट्रोजन होता है तो नाइट्राइड। ठीक है, एल्युमिनियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, एसेट्रा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्शन
ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल के साथ एक्शन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन। हाँ, लेकिन यहाँ पे अपोजिट नहीं होगा। देखो पहला है N2 प्लस 3S2, ये तो आपको पता है अमोनिया बनता है। ठीक है, ये तो क्या है, ये क्या है, ये रिएक्शन पता है आप लोगों को, हैबर प्रोसेस। अमोनिया बनाने के लिए होता है N2 प्लस, यस सर। Yes, sir. फिर ये आवाज। सर कहाँ है? अच्छा अब आएगी मेरी आवाज, आ रही है आवाज, आ सर रही है? कट के आ रही है। कट के आ रही है ना, एक मिनट बस वेट करना थोड़ा सा, वो नेटवर्क चला गया, नेटवर्क। अच्छा अच्छा, अब आ रही होगी, अब आ रही होगी, है ना? यस सर। अब बताओ कि पहला है अमोनिया बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अमोनिया के लिए क्या करेंगे, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो ये पहली प्रोसेस है जो अमोनिया बना रही है। ठीक है, हैं? क्या कह रहे हो अंकित? डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, तो इसमें देखो पहला है कि अमोनिया बनेगा। अमोनिया के लिए क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 3:1 कंबाइंड होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो अमोनिया बन जाता है। तो पहला है हाइड्रोजन के साथ अमोनिया। दूसरा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा तो N2 प्लस O2 गिव्स 2Na। ये रिवर्सिबल होती है, यानी ये टूट के ये बन जाएगा, फिर ये जुड़ के ये यस बन सर। जाता है, फिर टूट के बन जाएगा, तो ऐसे प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है। देखो 2273 से 3273 तक, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक आर्क, क्योंकि नॉर्मल इतना हीट देना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बनता है, इसे कहते हैं बार्कलैंड एडे प्रोसेस। N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। और तीसरी जो एक्शन है इसमें, वो है एल्युमिनिया प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन, ये बनता है आपका एल्युमिनियम नाइट्राइड, Al2O3 प्लस C प्लस N2। टेम्परेचर होना चाहिए 1273 केल्विन। इसमें मिलके दोनों से क्या बनेगा, 2Aln प्लस 3CO। ठीक है, तो ये है एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो ये तीसरी रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। बताओ डाउट? सर इससे क्या बन रहा है, एक्शन ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ कोक? कोक से बनता है ALN, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ALN, जो हमने पहले ही बनाया था ALN। ठीक है, यस एल्युमिनिया सर। का मतलब Al2O3 प्लस C प्लस N, तो इससे क्या बनता है ALN, एल्युमिनियम सर नाइट्राइड। कोक का सी है। है, क्या कह रहे हो? सर कोक का सी है। क्या है? कोक। कोक, हाँ कोक मतलब C, कार्बन। कोक कहीं पे भी आएगा तो उसका मतलब कार्बन है, तो इसमें CO गैस निकल जाएगी, कार्बन के साथ CO गैस निकल जाएगी और एल्युमिनियम नाइट्राइड आपको मिलेगा। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट इसमें आता है कैल्शियम कार्बाइड। जैसे उसमें नाइट्राइड होता है, ऐसे इसमें कार्बाइड होता है। कार्बाइड का मतलब कार्बन, तो जैसे CaC2 प्लस N2, तो ये दोनों को मिलाएंगे
तो बनता है CaCN2 प्लस कार्बन और टेम्परेचर है 273 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के ध्यान रखना, इसे कहते हैं नाइट्रोलिम। ये इंपॉर्टेंट है, ये है आपका नाइट्रोलिम। ठीक है, नाइट्रोलिम। और ये किसके काम आता है? फर्टिलाइजर के। ये फर्टिलाइजर के काम आता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर के काम कौन आता है? ये CaCN2 प्लस C, ये दोनों का जो मिक्सचर होता है ये फर्टिलाइजर के काम आता है और इसे कहते हैं नाइट्रोलिम। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज नाइट्रोलिम? व्हाट इज नाइट्रोलिम? तो ये क्या है? कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 प्लस C, इसका मिक्सचर है। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर है और इट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। ठीक, समझ में आया? अब ये फर्टिलाइजर करके क्या करेगा, देखो, जैसे आपने इसको वाटर में डालते, तो जैसे वाटर में डालेंगे CaCO3 मिलेगा, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अमोनिया। हमें क्या चाहिए? अमोनिया चाहिए, अमोनिया गैस मिलती है, इसीलिए क्या है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन मतलब अमोनिया फॉर्म में मिलता है अमोनिया। ठीक है, तो टाइम खत्म हो रहा है, रिज्वाइन करो आप सेम आईडी पे।